हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो है ये होने वाला 400 मीटर के बारे में। काफ़ी सारे एथलीट्स ने कमेंट किया था कि मैं 400 मीटर के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो अभी मैंने सोचा है कि मैं आने वाली कुछ वीडियोस में 400 मीटर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि 400 मीटर के लिए हम लोग एक अच्छा बेस कैसे बना सकते हैं। अब बेस का मतलब तो आपको पता होगा कि जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो सबसे नीचे नींव बनाते हैं उसी को हम लोग बेस बोलते हैं। जैसे जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो बुर्ज खलीफा है, उसको आपने देखा होगा कि वो नीचे से कुछ ज़्यादा चौड़ी है, फिर ऊपर जाके थोड़ी सी पतली हो गई, फिर और पतली हो गई, फिर और पतली, फिर ऊपर जाके काफ़ी ज़्यादा पतली, इस टाइप से वो बनाते हैं। अब वो नीचे का जो बेस है वो इतना ज़्यादा मोटा क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे जो बिल्डिंग है उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अगर वहीं पे हम लोग एकदम ऐसे इस टाइप की अगर बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएगी, ज़्यादा टाइम तक वो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका जो बेस है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने में स्ट्रॉन्ग बेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, वैसे ही एक एथलीट के लिए एक अच्छा बेस बनाना पड़ता है ताकि वो आगे जाके अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर पाए। और जो बेस रहता है वो सबसे पहले बनाते हैं, मतलब बिल्डिंग स्टार्ट ही यहाँ से होती है, तो फिर इसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना रहता है। इसलिए अगर आप 400 मीटर करते हो तो फिर आपको सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब 400 मीटर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी स्पीड एंड्योरेंस। जितनी ज़्यादा अच्छी स्पीड एंड्योरेंस होगी हमारे 400 मीटर का टाइम उतना ही ज़्यादा कम आएगा। अब स्पीड एंड्योरेंस को समझने से पहले हमें 3 चीज़ों के बारे में समझना होगा, और वो 3 चीज़ें हैं स्पीड, एंड्योरेंस और स्टेमिना। अब इन 3 चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और अगर आपने ये डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको स्पीड एंड्योरेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पीड का मतलब होता है कि आप कितना तेज़ दौड़ सकते हो, मतलब आपके तेज़ दौड़ने की जो लिमिट है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। इसको समझना तो सबसे ज़्यादा आसान है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेमिना को। स्टेमिना का मतलब है कि हम लोग कितनी देर तक कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कितनी देर तक हम लोग दौड़ सकते हैं, या फिर कितने डिस्टेंस के लिए हम लोग दौड़ सकते हैं। अब जैसे मैराथन होती है वो 42 किलोमीटर की होती है, और अगर मैं अभी मैराथन दौड़ने जाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं वो रेस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कभी इतना दौड़ा ही नहीं। तो अब अगर मुझे अपने मैराथन को इंप्रूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मेरे दौड़ने की जो लिमिट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आप स्पीड और स्टेमिना का मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि हम लोग अच्छी खासी स्पीड से कितनी ज़्यादा देर दौड़ पाते हैं। मतलब ये स्पीड और स्टेमिना इन दोनों का एक टाइप से मिक्सचर होता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं 100 मीटर को 11 सेकंड में कंप्लीट कर पाता हूँ, तो ये क्या है? ये मेरी स्पीड का एग्जांपल है। और वहीं पे मैं एक टाइम में 5 किलोमीटर दौड़ पाता हूँ। ये हो गई स्पीड और ये हो गया स्टेमिना, मतलब मैं 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ पाता। अब एंड्योरेंस क्या होगा? इससे कम स्पीड में और इससे कम डिस्टेंस के लिए दौड़ना। 15 सेकंड में 100 मीटर को दौड़ना और इस पेस के साथ में 400 मीटर को कंप्लीट करना, मतलब 400 मीटर हो जाएगा और ये 1 मिनट में हो जाएगा। मेरे अंदर इतनी स्पीड है कि मैं 100 मीटर को 11 सेकंड में कर पा रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ में मैं 15 सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था। और साथ में मेरे अंदर इतना स्टेमिना है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 400 मीटर दौड़ रहा था। तो ये एक एग्जांपल है एंड्योरेंस का। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन हम अच्छी खासी स्पीड से अच्छे खासे डिस्टेंस के लिए दौड़ रहे हैं। यही होता है एंड्योरेंस। अब 400 मीटर के लिए क्या चाहिए? हमें स्पीड एंड्योरेंस चाहिए, मतलब स्पीड भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, लेकिन स्टेमिना उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। और बहुत सारे एथलीट ये गलती करते हैं कि वो पहले स्टेमिना को बढ़ाते हैं, फिर एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, फिर स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जब वो इतनी मेहनत करते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके टाइम में कुछ इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा है, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग हमारी स्पीड के ऊपर काम नहीं करते हैं। जैसे कि जो कंटिन्यूस रनिंग वाला वर्कआउट हो जाता है ना, कंटिन्यू रनिंग 20 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, इस टाइप के वर्कआउट से आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके एरोबिक एनर्जी सिस्टम को डेवलप करता है, आपके स्टेमिना को इंप्रूव करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 400 मीटर को दौड़ के कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्या? आराम से कर लोगे, आराम से दौड़ लोगे 400 मीटर, लेकिन हमें उसको स्पीड में दौड़ना है, तो इसलिए हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि स्टेमिना को। अब स्पीड एंड्योरेंस में भी सबसे पहले क्या लिखा है? स्पीड। पहले आपको स्पीड चाहिए, उसके बाद वो स्पीड के लिए एंड्योरेंस बनानी है। सेम यही चीज आपको अपने वर्कआउट में भी करनी पड़ेगी। बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं, जब उनका कंपटीशन नहीं है, जब उनका ऑफ सीजन है, तो वो एंड्योरेंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। अब वो क्यों? उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है, और ये हमेशा याद रखना है आपको। 400 मीटर का आपका जो टाइम आएगा वो कैसे आएगा? उसके लिए आपको अपने 100 मीटर के टाइम को लिखना पड़ेगा इस जगह पे। मतलब आपके 100 मीटर का जो टाइम है उसको इस बॉक्स में लिखना है, फिर उसमें 1 जोड़ना है, फिर उसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो आंसर आएगा ये आपका होगा 400 मीटर का टाइम। और ये चीज़ को आप जितना ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे, आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा कि कोई वर्कआउट आपके लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे किसी एथलीट के 100 मीटर का टाइम हम लोग मान लेते हैं 12 सेकेंड, प्लस 1 कर देते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? 13। 12 + 1 13 हो जाएगा। अब इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है।
जब हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 52 सेकेंड्स। मतलब अगर आप 12 सेकंड में 100 मीटर को कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 400 मीटर का टाइम आ सकता है 52 सेकेंड्स। ऐसे ही अगर आपके 100 मीटर का टाइम 13 सेकंड आता है तो फिर आपके 400 मीटर का टाइम आएगा 56 सेकेंड्स। तो अभी मान लेते हैं कि आपका टाइम 13 सेकंड आ रहा है, क्या आप 56 सेकंड का टाइम लाके खुश हो जाओगे? आप तो यही चाहते हो कि आपका टाइम 52 या 51 सेकंड आए। तो अगर आपको 52 सेकंड का 400 मीटर का टाइम चाहिए तो उसके लिए आपको अपने 100 मीटर के टाइम को 12 सेकंड करना पड़ेगा। जब तक आप 12 सेकंड में 100 मीटर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप 52 सेकंड में 400 मीटर को भी नहीं दौड़ पाओगे। वहीं पे अगर आपके 400 मीटर का टाइम 11 सेकंड आ रहा है तो +1 × 4 जब हम लोग ये करेंगे तब जाके हमारा टाइम आएगा 48 सेकेंड्स। तो अब अगर आपको इतना टाइम चाहिए तो आप अपने 100 मीटर के टाइम को 11 सेकंड कर लो। तो इस फॉर्मूला की मदद से सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जितना 400 मीटर का टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितने टाइम में आपको 400 मीटर को दौड़ना है उसके हिसाब से 100 मीटर कितना होना चाहिए। और अगर आपका 100 मीटर का टाइम इससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर सबसे पहले आपको अपनी स्पीड को इंप्रूव करने पे ध्यान देना है। और अगर आपके 100 मीटर का टाइम उतना नहीं है जितना होना चाहिए तो भले आप कितने भी 300 मीटर 500 मीटर के रेपिटेशन लगा लो, आपके 400 मीटर का टाइम उतना इंप्रूव नहीं होगा। और अगर आपके 100 मीटर का टाइम इतना आ रहा है, अगर आपके 100 मीटर का टाइम 11 सेकंड आ रहा है और उसके हिसाब से आपके 400 मीटर का टाइम 48 सेकंड आना चाहिए, लेकिन 100 मीटर तो आप 11 सेकंड में दौड़ लेते हो, इसमें आपको 51 52 इतना टाइम लग रहा है, तब इसका मतलब होता है कि आपके पास एंड्योरेंस की कमी है। तब आपको एंड्योरेंस पे काम करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड्योरेंस। अगर आपके 100 मीटर का टाइम कम आ रहा है तो फिर आपको स्पीड पे काम करना है, और अगर आपके 100 मीटर के हिसाब से जो 400 मीटर का टाइम होना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको एंड्योरेंस पे ध्यान देना है। जैसे कि अगर हम लोग वेद वैन नीकर को देखेंगे तो उनके 100 मीटर का पर्सनल बेस्ट टाइम है 9.94 सेकेंड्स। अब इसको अगर हम लोग उसी फॉर्मूला में रखेंगे तो इसमें हमें एक जोड़ना है तो ये आ जाएगा 10.94, और इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 43.76। मतलब इनका जो 100 मीटर का टाइम है उसके हिसाब से उनके 400 मीटर का टाइम आना चाहिए 43.76, लेकिन उनके नाम पे 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि है 43.03 सेकेंड्स का। अब ये तो इससे काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो एंड्योरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और साथ में उनके पास स्पीड भी अच्छी है जो कि हमने सबसे पहले देख लिया था। ऐसे अगर हम लोग मोहम्मद अनस याहिया का देखेंगे तो उनके 100 मीटर का टाइम तो हमें नहीं पता, लेकिन उनके 200 मीटर का पर्सनल बेस्ट टाइम है 20.63 सेकेंड्स। तो इनके 200 मीटर का टाइम ये है। अब मान लेते हैं कि उनके 100 मीटर का टाइम होगा 10.32, मतलब इसका आधा कर दिया हमने सीधे। अब एक्यूरेट तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग फिर भी मान लेते हैं इस वीडियो के लिए कि उनके 100 मीटर का टाइम इतना है। अब इसको हम लोग फिर से उस फॉर्मूला में रख के देखते हैं। इसमें हमने +1 कर दिया तो ये आ जाएगा 11.32। अब इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके 400 मीटर का एक्सपेक्टेड टाइम आएगा 45.24 सेकेंड्स। मतलब उनके 200 मीटर के टाइम के हिसाब से उनके 100 मीटर का टाइम इतना आ सकता है, और उनके 100 मीटर के टाइम के हिसाब से उनके 400 मीटर का टाइम इतना आ सकता है, और उनका एक्चुअल 400 मीटर का टाइम है 45.21 सेकेंड्स। और हम देख सकते हैं कि ये भी उसके काफ़ी ज़्यादा पास में है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 100 मीटर का टाइम। भले आप 400 मीटर करते हो, लेकिन आपके लिए आपके 100 मीटर का टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 100 मीटर का टाइम जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके 400 मीटर का टाइम होगा। अगर आप तेज़ ही नहीं दौड़ पा रहे हो तो आप 400 मीटर को तेज़ कैसे दौड़ोगे? सबसे पहले आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है, उसके बाद आपको एंड्योरेंस पे ध्यान देना है। अब जो 5 किलोमीटर रनिंग है, 10 किलोमीटर रनिंग है, इस टाइप का जो वर्कआउट रहता है आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, और स्टेमिना को आप कितना भी बढ़ा लो उससे आपके 100 मीटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो, आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो, आपके 100 मीटर का टाइम 14-15 सेकंड आता है, तब तो आप कोई भी वर्कआउट कर लोगे, आपका थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर हमें इसे प्रोफेशनली करना है, लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हो, तो फिर आपको उतने ज़्यादा लॉन्ग रनिंग की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने से आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। 400 मीटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड एंड्योरेंस है, और उसमें भी सबसे पहले स्पीड है। जब तक आप अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाओगे, आप अपनी एंड्योरेंस को कितना भी बढ़ा लो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई आपके लिए रामबाण है, मतलब आपको इसे कभी भी भूलना नहीं है। जब तक आप गेम कर रहे हो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। हमें 2 ही चीज़ बढ़ानी है सिर्फ, एक है स्पीड, एक है एंड्योरेंस। अब ये चीज़ आपको अच्छे से यूज़ कैसे करनी है? सबसे पहले आपको अपने 100 मीटर के टाइम को लिखना है। मान लेते हैं कि 13 सेकेंड है, +1 ये हो जाएगा 14, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56 सेकेंड्स। अब ये आपके 400 मीटर का प्रेडिक्टेड टाइम है, मतलब आपका 400 मीटर इतने टाइम में हो जाना चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आपको एंड्योरेंस पे ध्यान देना है, और अगर इससे कम टाइम में हो रहा है तो फिर आपको
स्पीड पे ध्यान देना है। लेकिन जो स्पीड है वो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी कि हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, हम लोग अभी स्पीड वर्क नहीं कर सकते। जो स्पीड वर्क रहता है वो आप साल भर कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो आपकी स्पीड है, आपके 100 मीटर का टाइम है, उसे कैसे इंप्रूव करना है, आपको कैसा वर्कआउट करना चाहिए, उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। वो 1.5-2 घंटे की वीडियो है, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप जाके वो वीडियो को भी देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो अब जो ये 400 मीटर के वीडियो की सीरीज है, इसमें मैं स्पीड को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी आगे। अभी हम लोग एंड्योरेंस को और जो रेस की स्ट्रेटेजी रहती है, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज में जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग एंड्योरेंस को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, जो हमारे एनर्जी सिस्टम्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। और जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगी आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।